मैं दिल्ली से हूँ मैं आउटर दिल्ली में एक गांव है कंझावला जी, वहाँ पे पैदा हुआ था, लिटरली एक चारपाई पे, और हमेशा मेरे रूट्स वहीं पे रहे। और मैं 3 साल का था जब हम कनाडा चले गए थे, फिर 10 साल में वहाँ पे रहा, 3 से 13, और फिर वापस हम आ गए। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ पूजा मल्होत्रा और गुफ्तगू में एक दफ़ा फिर हमारे साथ है अजीम अदाकार प्रवीण डबास। परवीन डबास एक मशहूर और मारूफ अदाकार जिन्होंने अपने फन से अपना एक अलग मकाम बनाया। दिल्ली के कंझावला इलाके में पैदा हुए परवीन डबास ने मॉडर्न स्कूल वसंत विहार और फिर हंसराज कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए साल 1997 में मुंबई का रुख किया। जल्द ही इनकी मेहनत रंग लाई और साल 1999 में फिल्म दिल लगी से इन्होंने अपना डेब्यू किया, जिसमें इनके साथ थे अदाकार सनी देओल। और फिर साल 2001 में फिल्मकार मीरा नायर की फिल्म मॉनसून वेडिंग में ये लीड रोल में नजर आए, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। और इस फिल्म की कामयाबी ने इन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। यही नहीं, मैंने गांधी को नहीं मारा और घोंसला का घोंसला में अदा किए गए किरदारों के लिए इनकी जमकर तारीफ हुई। और फिर साल 2011 में इन्होंने फिल्म सही धंधे गलत बंदे से डायरेक्शन में कदम रखा, जिसे कई इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही इन्होंने हॉस्टेजेस और स्टेट ऑफ सीज जैसी वेब सीरीज में अहम किरदार निभाए। साल 2008 में ये मशहूर अदाकारा प्रीति झिंगियानी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। ये कहना गलत ना होगा कि परवीन डबास आज भी हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान कायम किए हुए हैं। प्रवीण जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी गुफ्तगू में। शुक्रिया। प्रवीण जी, पिछले हफ्ते हम आपसे बात कर रहे थे OTT के बारे में और आपकी फिल्म के बारे में जो आपने दी है। तो इस बार हम बात करेंगे OTT में जो आपने हिट्स दी हैं, स्टेट ऑफ सीज, होस्टेज, और उसके बाद अब आपकी एक और मेड इन हेवन सीजन 2 भी आ रहा है, तो इसके बारे में हमें बताएं। ऑफ कोर्स एक ये नया मीडियम है OTT, और हॉस्टेजेस मेरा पहला OTT शो था जो सुधीर मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया। काफ़ी बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, जाने पहचाने, और उसमें मैं, रोनित रॉय और टिस्का चोपड़ा थे, और भी कई सारे अच्छे कलाकार थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक इजरायली शो का रीमेक था, बहुत बड़ा हिट हुआ वो, और शूटिंग के वक्त भी काफ़ी हार्ड था। उस स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंटरटेनिंग भी थी, शूट भी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये एक अलग किस्म का यू कैन से वो है जिसमें एक शो को ज़रूरी नहीं है कि फ्राइडे सैटरडे संडे ही वो चल जाए तो वो हिट है, जैसे थिएटर में होता है। इसमें क्या है, 1-2 दिन शुरुआत करने में भी लगे तो इतना कुछ वो नहीं है। हालांकि ये शो काफ़ी शुरुआत से ही बड़ा हिट हो गया था। एक होता है कि किस किस चीज़ से आप पहचाने जाते हो, तो इस शो से भी काफ़ी लोगों ने पहचाना, जो कि बहुत अच्छा लगा। और कैरेक्टर अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। और ये जो OTT है वो लंबा, एक ये कह सकते हैं कि एक 2 घंटे की मूवी, ये 10 घंटे की मूवी होती है तो वो, लेकिन आपको उसी हिसाब से देखना पड़ता है उसको। और OTT में भी इतना सारा कंपटीशन हो चुका है कि आपको अपने स्टैंडर्ड बहुत ही हाई रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो सेम जैसे टीवी पे हो गया था कि चैनल कभी भी आप चेंज कर सकते हो, तो OTT पे भी ऐसे हो गया। अगर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो दूसरा कुछ देख लेंगे, लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड बहुत हाई मेंटेन करना पड़ता है। शो बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ सीज, जैसे आपने बोला, बहुत बड़ा हिट हुआ वो, दोबारा लास्ट ईयर का उनका सबसे बड़ा हिट था। और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी, क्योंकि मैंने एक आर्मी ऑफिसर का रोल उसमें निभाया, और हमेशा मैं एक आर्मी ऑफिसर का रोल, मेरा ड्रीम था एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभाना, तो वो मुझे उसमें मौका मिला। वो OTT का शो नहीं था, OTT मूवी थी वो, और उसमें अक्षय थे, और अक्षय खन्ना थे, और मैं था, और 1-2 और
लोग थे। तो बहुत अच्छी फिल्म थी, जो एक हॉस्टेज सिचुएशन बन जाता है उसको लेके कि एक मंदिर पे एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है और फिर उनको कैसे बचाया जाता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जैसे मैंने बताया, मेरा सपना था हमेशा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाऊं, और वो किया और दोबारा बहुत बड़ा हिट हुआ और लोगों को बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर, और काफ़ी प्रशंसा उससे मिली। तो अच्छा लगता है कि एक जो चीज़ है वो अभी भी लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, ऑफ कोर्स वो चलता है, पहले 2-3 हफ्ते बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये है कि लोगों ने नहीं देखा है तो वो फिर भी देख सकते हैं। ये नहीं है कि टीवी पे उस टाइम पे आएगा, उसके बाद थिएटर से निकलने के बाद तभी देख पाएंगे। OTT पे आप कभी भी जाके देख सकते हैं। तो अच्छा है, लोगों को जो मिस कर देते हैं बिगिनिंग में वो अभी भी जाके देखते हैं, तो वो अच्छा है। ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया, मेड इन हेवन भी अभी आ रहा है, फर्स्ट सीजन उसका बहुत बड़ा हिट था, तो अभी एक एपिसोड में मैं और दिया मिर्ज़ा हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दोबारा लगा। और वो बीच में हमने कोविड के दौरान शूट किया, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस था कि कोविड के टाइम शूट कैसा होता है, टेस्ट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये पहनना पड़ता है, वो पहनना पड़ता है, वो सब चीज़ें करना पड़ता है, लेकिन जो ज़रूरी भी है। बिल्कुल। तो उस दौरान से तो सब गुजर चुके हैं, तो वो सब उस दौरान के थ्रू वो शूट हुआ। 2008 में आपकी शादी हुई प्रीति जी से, तो कैसे हुई शुरुआत, कैसे मुलाकात हुई, और सबसे इंटरेस्टिंग कि किसने किसको प्रपोज किया? हमारी मुलाकात पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई, क्योंकि हम दोनों गए हुए थे। डब्बू रत्नानी जी जो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, फिल्म फोटोग्राफर, उनके शादी में दोनों को इनवाइट किया गया था, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एक कुर्सी पे, अकेला ही गया था, तो वेट कर रहा था स्टेज पे जाने के लिए, मिलने के लिए, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, और सामने से वो प्रीति जी जा रही थी और वो ऐसे वेव कर रही थी। तो मैं उनसे कभी मिला नहीं था, तो मुझे लगा किसी और को कर रही होंगी। तो मैंने उनको वापस, मैंने ऐसे ही मुंह फेर लिया और मैंने कहा किसी और को कर रहे होंगे। फिर बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा कि किसको कर रही है, तो मेरे पीछे दीवार थी। तो मैंने कहा ये तो मुझे कर रही थी। अब सोचेंगे पता नहीं किस किस्म का बदतमीज लड़का है कि वापस वो नहीं दिया। और मैंने कहा क्या सोचेंगे कि इतनी सुंदर लड़की हाय बोल रही है, लड़का वापस हेलो ही बोल रहा है। तो फिर बाद में मैंने ढूंढा उनको कि कहाँ है। मैंने कहा जाके उनको सॉरी बोला कि सॉरी, आप मुझे हेलो बोल रहे थे और मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे हेलो बोल रहे हैं, मुझे लगा किसी और को बोल रहे हैं, तो सॉरी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि हम मिल चुके हैं पहले। मैंने कहा नहीं, हम नहीं मिल चुके, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं। तो मैं नहीं बोला सॉरी, नाइस ईयर, और वो उतने ही में फिर हम चले गए और ऐसे इन टच में नहीं रहे। वो तो इतना ही वो मुलाकात हुई थी। और फिर उसके बाद हम दोनों एक मूवी की विद लव तुम्हारा जी। तो वो हमने फिर मूवी की, लेकिन मूवी के दौरान दोबारा ऐसा कुछ वो नहीं था कि पटाखे बजे या कुछ ऐसा वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 2 एक्टर वो काम कर रहे थे और शाम को कभी कभी हम लोग सब टीम जो थी वो टेबल टेनिस खेल रहे होते थे, तो वो भी बैठे होते, मैं खेल रहा था और कई, तो वो ऐसे ही होता था, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं हुआ था। तो क्योंकि मैं भी जब टाइम मुझे मिलता था तो मुझे फोटोग्राफी का शौक है, ट्रैकिंग का शौक है, और उसकी शूटिंग मनाली में हो रही थी। जी जी। तो जब वक्त मिलता था तो मैं उधर उधर भाग जाता था, पहाड़ों में चलने, फोटोग्राफी करने, ये वो करने चला जाता था। और मुझे याद है एक बार मैं एक सीन होने वाला था, तो मैं ऐसे ही साइड पे खड़ा हुआ था और शरद सक्सेना जी भी उस फिल्म में थे, और वो प्रीति के साथ खड़े थे और सीन से पहले वो बात कर रहे थे, और वो प्रीति जी को बोल रहे थे कि ये लड़का मुझे थोड़ा पागल लगता है, जब देखो कहीं चला जाता है पहाड़ों में घूमने, मधुमक्खी की फोटो, ये वो फोटो लेना चाहता है। और उनको नहीं मालूम था मैं पीछे वो खड़ा हूँ। तो मैंने कहा चलो ये इधर से तो पत्ता कटी है, इधर तो कभी कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी वो है। तो फिर उधर वो तो हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ? शुरुआत क्या था, फिर बाद में जब उस फिल्म की प्रमोशन करने गए जी, फिर थोड़ा सा एक दूसरे को जान पहचान थोड़ी सी हुई। हाँ, तो फिर मैंने एक कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए पूछा, और ऐसे तो वो 1-2 साल जो कहते हैं सीन को वो रहा, और फिर मैंने प्रपोज उनको किया, क्योंकि मुझे लगा कि हम दोनों का नेचर थोड़ा सा सिमिलर भी है, क्योंकि हम नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं, और इतना कुछ हमारे अंदर चाह नहीं है कि हम हमेशा नज़र आए या फिल्म पार्टी में हो, ये वो। हम काफ़ी होमली किस्म के भी हैं, तो एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और ये था कि इनके साथ जीवन बितानी चाहिए। तो मैंने प्रपोज किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और फिर कुछ महीने बाद शादी हो गई।
जी वेरी नाइस। लेकिन जब आपकी शादी हुई, मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो बहुत सारी लड़कियों के दिल टूटे होंगे आई एम श्योर। ये तो आपको लड़कियों से पूछना पड़ेगा। नहीं, तो आप अगर शेयर करना चाहे कुछ ऐसी चीज। देखिए क्या है, वही तो कह रहा हूं कि ये जो है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि उससे पहले ऑफ कोर्स 1 साल 2 साल पहले तो प्रीति के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थी, लेकिन उससे पहले सिंगल था। तो सिंगल में काफी सारी कहानियां हैं जो इधर बताने लायक नहीं है, मैं यही बोलूंगा कि वो बताने लायक नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सिंगल लाइफ में हमने कोई बाहर भी, क्योंकि हम बाहर न्यूयॉर्क में भी रहे, इधर भी रहे, और पार्टी वार्टी भी की है काफी। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि यार सिंगल लाइफ थोड़ी और अच्छी होती है, वो कसर नहीं रही, आप यही बोल सकते हैं। ये उसी में आप समझ जाओ। जी समझ गए और हमारे साथ साथ शायद बिल्कुल। और आपके बच्चे भी हैं अब तो? बिल्कुल जी, 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, 11 और 6 साल के हैं। बिल्कुल, जयवीर और देव जी। जैसे कि आपने बताया कि आप फोटोग्राफी और एडवेंचर का आपको बहुत शौक था। बिल्कुल। तो आपने फोटोग्राफी तो की है, तो हम सब जानते हैं, लेकिन अंडर वाटर फोटोग्राफी, उसके बारे में बताइए, मतलब पर्टिकुलरली अंडर वाटर ही क्यों? क्या है कि जब मैंने ये डाइविंग, स्कूबा डाइविंग वगैरह, स्नॉर्कलिंग शुरू की, तो पहली बार जब मैं पानी के नीचे गया तो मैं ऐसा सरप्राइज हो गया कि ऐसी दुनिया, कमाल, कभी पानी के नीचे ऐसे गए नहीं थे देखने। और जब मैंने डाइविंग भी करना शुरू किया, और डाइविंग भी मैंने कैसे शुरू किया, एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने गया हुआ था जी, और उसमें ये था कि आप डाइविंग करना देख लो, एक ट्रायल डाइव होता है जी। तो उसमें मैं गया और ऑस्ट्रेलियन वाले के साथ मैं नीचे जा रहा था, और जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे ऐसा हड़बड़ा हुई, क्योंकि पहली बार आप पानी के नीचे उसके थ्रू आप सांस ले रहे हैं। तो मैंने उसको बोला 1 सेकंड कि मुझे वो हो रहा है, घबराहट हो रही है। मैं 3 फीट से वापस ऊपर आ गया। फिर मैं 2 सेकंड लिए अपने आप को वो करने में। मैंने कहा ये इनके सामने तो मैं अपनी बेइज्जती, इंडियन की बेइज्जती नहीं होने दूंगा अपने। मैंने ये बोलेगा कि वो आया था बाहर से और वो कर नहीं पाया, मैंने वो तो बेइज्जती में नहीं होने दूंगा। मैंने ये 2 सेकंड रुका, अपने आप को संभाला, मैंने कहा चलो, और फिर नीचे वापस गया और फिर कभी रुक के नहीं देखा। मुझे इतना अच्छा लगा कि जो नीचे की दुनिया है वो आप एक ऑक्सीजन टैंक और पाइप के थ्रू आप ब्रीथ करके वो पूरी दुनिया में आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। एक एडवेंचर भी लगता है, एक अलग ही दुनिया है, उसमें आप उस दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर जब मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसे कैमरा बने हुए हैं जिसके थ्रू आप फोटो भी ले सकते हैं, फिर मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने उसके अंदर एक कोर्स किया फिर, और मुझे बहुत शौक लगा कि ये इतने अच्छे। एक आपने एडवेंचर भी किया था ना, शार्क के साथ मैंने बिल्कुल किया है। टाइगर शार्क्स, एक ग्रेट वाइट्स के साथ भी किया है। ग्रेट वाइट शार्क सबसे बड़ी शार्क है व्हेल शार्क को छोड़ के, लेकिन व्हेल शार्क हार्मफुल नहीं है, ग्रेट वाइट है जो आपको खा जा सकती है, लेकिन वो केज के थ्रू किया। और उनके जितने आप कह सकते हैं डेंजरस टाइगर शार्क होते हैं जो 12 से 15 फीट बड़ी होती है, तो उनके साथ भी मैंने डाइविंग किया बिना शार्क केज के, बिना केज के। उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ता है, वो आपको ट्रेन भी करते हैं कैसे करते हैं। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग, वो आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस था कि उनके साथ पानी में जाना, और वो पानी में आपके साथ 15-20 और भी छोटे शार्क हैं। लेकिन क्या है, वो जो शार्क है इतने डेंजरस नहीं लगते, क्योंकि आपके सामने 12-15 फुट की शार्क घूम रही होती है, तो वो उनके सामने तो ये छोटे छोटे पपी लगते हैं। तो वो आप ये छोटे शार्क के को भूल जाते हैं, और वो छोटे शार्क भी 5-10 फुट के फिर भी हैं, वो इतने आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं कि घंटे बाद वो आपको ऐसे इतने पास से जा रहे हैं कि आपको टच करते हुए जा रहे हैं। तो लेकिन ये जो टाइगर शार्क है, ये मैं यही कहूँगा कि ये डेंजरस तो है काफ़ी। और ये क्या करते हैं, इनके साथ ट्रेन किया जाता है कि आपको कैसे रहना है। ये पहले एक लंबा चक्कर आपके इर्द गिर्द लगाते हैं देखने के लिए कि आप हो क्या चीज़, क्योंकि आदमी तो उनको हर रोज नजर नहीं आता है कि खाने की चीज़ हो या नहीं हो। तो हमको भी वो बताया गया था कि अगर आप घूम के भागते हो तो उनको लगेगा कि आप खाने की चीज़ हो, तो घूम के भागने का नहीं है। तो वो सबसे बड़ी मुश्किल चीज यही है कि आपके सामने इतना बड़ा शेर आएगा तो आपको लगेगा ना भागने का, लेकिन नहीं, कोई भी जानवर आता है तो जानवर को फेस करने का जी। फिर उसके बाद फिर आपकी किस्मत है, लेकिन रुक के आपने फेस करना है। तो इनके साथ भी वही है कि पहले ये लंबा चक्कर लगाते हैं, फिर ये और पास आते हैं,
फिर ये क्या करते हैं कि बिल्कुल जब आपके पीछे से आते हैं तो ये मुड़ के बिल्कुल ही आपके सामने ऐसे आते हैं ताकि देखने के लिए कि आप हड़बड़ाओगे या नहीं। अगर आप हड़बड़ा के आप भागे तो उनको लगा कि आप खाने की चीज हो और आपको पकड़ लेंगे। तो उस वक्त आपने उनके सामने पानी में थोड़ा सा स्ट्रांग रह के उनको तो खड़े रहना है, उनको थोड़ा पुश भी करना पड़ता है। मेरे पास बड़ा कैमरा है तो उसके साथ में पुश कर रहा हूं, तो आप सोचने जाओ, बोलने में भी ऐसा लगता है कि शार्क को 15 फुट के शार्क को आप कैमरा के साथ पुश कर रहे हो, तो वो एक सोचो तो बोलने में भी ऐसा फनी लगता है, लेकिन वो उस वक्त आप होते हैं तो फनी नहीं है। बात करते हैं आपके स्ट्रगल्स के दिनों की, तो स्ट्रगल्स के दिनों में कुछ ऐसे आपके दोस्त जिन्हें आप याद करना चाहेंगे शुरुआती दौर में, जिन्होंने आपका साथ दिया? बिल्कुल, हालांकि मैं उसको कभी स्ट्रगल नहीं मानता, उसको मैं चैलेंज मानता हूँ, लर्निंग एक्सपीरियंस मानता हूँ, क्योंकि सब वो अच्छा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया गुजरना। लेकिन एक मेरा दोस्त था अनिल शर्मा, और हमने जो एक मैंने थिएटर ग्रुप भी शुरू किया था दिल्ली में, वो भी मेरे साथ था उसमें, और फिर हम बॉम्बे मोरलेस सेम टाइम पे गए थे। वो लेकिन प्रोडक्शन में गया, वो उसने अलग अलग एड फिल्म कंपनीज में प्रोडक्शन करता था, और मैं ऑफ कोर्स एज एन एक्टर बनने गया था। और हम दोनों ने एक कमरा देखा, एक पाली विलेज जगह है जो वहाँ का गांव है, आप लगा लो, और पूरे बांद्रा में, और पाली हिल जो एक बहुत बड़ी फेमस है, लेकिन उसके बीच में एक गांव है जहाँ पे सबसे सस्ती जगह हमको मिली वहाँ पे, और एक कमरा हमने दोनों ने साथ लिया। तो वो भी क्या था, एक कहानी उसमें ये थी, और ऑफ कोर्स एक अच्छा था कि एक दिल्ली से जो मेरा दोस्त है वो साथ में आया, तो थोड़ा सा तो वो एक ये था कि साथ में वो है, लेकिन वो उसका काम ज्यादा होता था, मेरे पास काम नहीं था पहले 6 महीने जैसे मैंने बताया उसको, लेकिन आते ही उसका काम चालू हो गया, तो वो बाहर ही होता था, वो रात को लेट आता था। ये जो जगह हमको मिली थी वो सब लीज हुई थी हमको। सब लीज समझते हैं कि वो लैंडलॉर्ड का नहीं था, वो किराएदार ने हमको आगे दिया था कमरा, तो वो ऑलरेडी वो किराएदार था जिसने हमको एक कमरा और दिया। तो वो एक क्रिश्चियन लेडी थी जिसका मकान था, और वो हर रोज नीचे खड़े होके इनको गाली देती थी डंडा पकड़ के, बहुत ही बुढ़ी थी, कि मैं देख लूंगी तुमको, और तुमने ये कर दिया और ये कर दिया। तो बाद में हमको पता चला कि ये बात है, ये तो खुद मालिक नहीं है, इन्होंने तो आगे हमको वो किया, और इसलिए ये लेडी सुबह उठ के। लेकिन फिर क्या है, हमारा महीने बाद उस लेडी के साथ अच्छा वो हाय हेलो बोलते थे बड़े प्यार से, तो वो हमको पसंद करने लग गई। तो फिर वो हमारे लिए वो डिजर्ट वगैरह ये वो लेके आती थी, फिर केक वगैरह लेके आती थी, तो वो एक अच्छा वो रिश्ता बना। और लेकिन जब वो मुझे मकान भी मिला तो मैं ये नहीं बोल सकता था कि मैं एक्टर हूँ। मुझे भी, जो मेरा दोस्त है कि वो एक अलग में है, मुझे भी बोलना पड़ा कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ, क्योंकि वो अपकमिंग एक्टर स्ट्रगलिंग जो बोलते हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स को नहीं देते, उनको लगता है कि पता नहीं किराया कहाँ से देंगे। तो मुझे यू कैन से झूठ बोलना पड़ा, सफेद झूठ बोलूंगा कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ जी। तो उस झूठ को सच बनाने के लिए हर रोज मुझे सुबह उठ के 8 बजे निकलना पड़ता था, कि फोल्डर पकड़ के कि जी मैं निकल रहा हूँ जी काम पे, ओके जी मैं काम पे निकलता था। कहाँ जाते थे? मैं जाता था वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया कोलाबा, उधर बैठता था मैं। अच्छा। तो टाइम काटते थे, और कोलाबा अप डाउन इतने बार किया है कि उसके बाद दोबारा कभी नहीं गए। लेकिन वो 3-4 महीने वो ही किया, 3-4 महीने निकलते थे सुबह 8 बजे और जाके बैठते थे धूप में। मैंने वो कभी तो सबसे सस्ती जगह थी, वहां पे देख के खाना खाते थे और घूमते थे। और फिर थोड़ा सा टाइम में ये आर्ट गैलरी वगैरह उधर थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा उधर घूमना शुरू किया। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो थोड़ा सा आर्ट ही समझ लेते हैं, थोड़ा अपना और टाइम उसमें बिता लेते हैं। तो उस दिनों में ऐसे टाइम वो करता था। और फिर क्या है, ऑडिशन भी देता था, जाके फोटो भी जाके बांटने होते थे, तो बाय ट्रेन घूमते थे और फोटो बांटते थे और इधर उधर अपने फोटो देते थे, ऑडिशन देते थे। फिर फाइनली 1-2 जब मुझे ऐड मिलने शुरू हुए, वो काफ़ी चले और फिर उसको देख के काफ़ी सारे एड्स मुझे मिलने में। और वर्ल्ड कप के दौरान एक मेरा ऐड टीवी पे आया जो इन्होंने देखा, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं ये चालू किया, क्योंकि वो दिख रहा था तो अभी उनको शांति होगी, चलो चाहे इसने वो मॉडलिंग और एक्टिंग शुरू किया लेकिन काम मिल रहा है तो किराया दे देगा। तो फिर 4-5 महीने बाद फिर वो जो सुबह उठ के जाने की जो एक्टिंग थी वो फाइनली बंद हो गई, वो बंद कर पाया मैं। हाँ, फिर आप अपने उससे फिर अपने उससे में फिर रहता था। उनको मालूम था कि ठीक है अभी इसके पैसे बन रहे हैं तो ये किराया तो मिल ही जाएगा इसका। जी। आपके आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी?
आगे की ऑफ कोर्स मेड इन हेवन जैसे मैंने आपको बताया, और एक और फिल्म मेरी है जो OTT पे रिलीज़ होगी, उसका नाम है शर्मा जी की बेटी, जो ताहिरा कश्यप ने डायरेक्ट किया है। और एक मैं अमेरिका में एक फिल्म मैंने शूट किया है द रूम करके, वो रिलीज़ होगी। और एक मैंने और प्रीति ने मिलके एक स्पोर्ट्स लीग भी चालू किया, जो हमको हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट ही है वो जी। जो आप देखते हैं कई सारे एक्टर्स अभी स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं, किसी ने टीम लिया है, किसी ने कुछ किया है। तो हम पंजा में आए हैं, आर्म रेसलिंग पंजा बोलते हैं उसको जी जी। और प्रो पंजा लीग हमने शुरू किया है, जो कि हमने लॉकडाउन से पहले शुरू किया था। ऑफ कोर्स लॉकडाउन में थोड़ी सी मुश्किलें वगैरह पड़ी, लेकिन अभी उसको बहुत ही बड़े स्केल पे वापस दोबारा लेके आ रहे हैं। तो आजकल हमारा वक्त उसमें भी काफ़ी जाता है। जब फुर्सत के लम्हे मिलते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? मैं न्यूज़ में बहुत देखता हूँ और मेरी फैमिली मुझे बहुत गाली देती है इसलिए वो बोलते हैं देखो पापा उसी जगह में बैठ के, और प्रीति को भी अच्छा नहीं लगता कि उसी सोफा पे बैठ के न्यूज़ देखते रहो। लेकिन मैंने आजकल वो आदत चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि नहीं चेंज करूंगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आदत अभी न्यूज़ को बंद कर देते हैं। न्यूज़ में पर्टिकुलर न्यूज़ पॉलिटिक्स वगैरह, हाँ वो एक अच्छा भी लगता है कि क्या हो रहा है दुनिया में उसका पता है, और शोज वगैरह भी देखते हैं। लेकिन अदरवाइज बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, प्रीति के साथ काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं। तो अभी थोड़ा सा न्यूज़ देखना थोड़ा सा कम कर दिया है अभी, और फैमिली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया जी, वो बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल जी। आने वाले दिनों में किस तरह का काम आप करना चाह रहे हैं? आने वाले समय में ऑफ कोर्स क्या है, अभी एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया कि इंडस्ट्री काफ़ी कैसे काम करती है। तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी एक डायरेक्शन का प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। और ऑफ कोर्स एज एन एक्टर तो आप कभी भी हमेशा भूखे रहते हैं, कभी भी आपका पेट नहीं भरता जी। हमेशा आप चाहते हैं कि अलग अलग किस्म के रोल्स आपको मिले, क्योंकि वो चैलेंजिंग होता है कि ये यार इतना चैलेंजिंग रोल, उसके प्रिपेयर करना, कैसे करना, अलग अलग लोगों के साथ काम करना, तो वो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। तो एज एन एक्टर तो हमेशा भूख लगी रहती है, तो वो कभी खत्म नहीं होता। ऑफ कोर्स ऑन द साइड डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी, और स्पोर्ट्स में भी जैसे मैंने बताया उसमें भी आज के, तो अलग अलग आप इनको शौक बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन अलग अलग वो हैं जो हम करना चाहते हैं साइड बाय साइड। बिल्कुल जी। एक दिल्ली की गलियों से निकला हुआ लड़का जो अपना ख्वाब अभी और भी कुछ पूरा करना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ जो रह गई है अभी और करनी है, ऐसा कुछ है? मैं घूमना चाहता हूँ थोड़ा और काम तो होता ही है, मुझे घूमने का भी बहुत शौक है, ट्रैवलिंग करने का। तो अभी कई सारी जगह हैं दुनिया में जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ और गया नहीं हूँ अभी, चाहे उसको ब्राज़ील लगा लो, अर्जेंटीना लगा लो, कई और कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया में लगा लो। तो अभी चाहत है कि काफ़ी घूमने की, तो जब भी टाइम मिलेगा तो हम चाहेंगे थोड़ा सा टाइम निकल, क्योंकि काम तो चलता रहता है, काम तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन साथ में थोड़ा सा मजा भी लेना चाहिए, अपने को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही है और वो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो काम तो करना ही है, लेकिन साथ में थोड़ा सा कि दुनिया में और क्या क्या है। क्योंकि हमने देखा है लॉकडाउन के टाइम कि अपने अपने घरों में बंद थे, तो लोगों का सोचने का नजरिया भी बदल गया है कि दुनिया देख लो कल पता नहीं कौन सा वो आ जाएगा वापस, तो एक बार आप देख लो। तो वो एक जरूर वो चाहत है कि अलग अलग देशों में जाके उन देशों को भी देखें, अपने फैमिली को भी दिखाएं, और लोगों को अलग अलग किस्म के लोगों और कल्चर्स को भी समझें। प्रवीण जी, एक आपसे गुजारिश है कि एक डायलॉग कुछ हो जाए। एक और डायलॉग यू मीन? क्योंकि yes, तो बोल चुके हैं। एक मॉनसून वेडिंग में एक वो था, अंग्रेजी में था, लेकिन मैं अंग्रेजी वाले डायलॉग याद नहीं आ रहे, तो मैं उसको हिंदी में बोलूंगा। जी। जब वसुंधरा और मेरे बीच में शादी होने से पहले ऐसे लगता है कि ये ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल चुकी है तो ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हो जाएगा, और वो जाती है, और फिर मैं उनके पीछे गाड़ी से उतर के फुल बॉलीवुड स्टाइल वापस उनके पीछे भागता हूँ। तो डायलॉग कुछ ऐसे थे कि कौन से रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं होती, हर रिश्ते में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे संवरते हैं वो डिपेंड करता है। एवरी रिलेशनशिप हैज प्रॉब्लम्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे यू लुक एट इट। तो कुछ डायलॉग ऐसे थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। तो प्रवीण जी, हम लोग को बहुत बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया हमें,
हमारी गुफ्तगू में आप तशरीफ़ लाए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं और इनफैक्ट दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है वापस दिल्ली आकर, और दूरदर्शन में आप लोगों से मिलकर आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा आप ऐसे ही बुलाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, गुफ्तगू में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जीन्स पैंट या सलवार, हांगकांग या हरिद्वार, ये लड़के